आज मैं आपको पुष्पीय पौधों में निषेचन क्रिया के बारे में बताऊंगी कि पुष्पीय पौधों में नर व मादा भाग कौन सा होता है, उसके बाद उसमें कैसे परागण क्रिया होती है, तब निषेचन क्रिया का आता है। ये पुष्प है। पुष्प का ये जो बीच का भाग होता है इसे बोलते हैं जायांग या स्त्री केसर या मादा जननांग या गाइनोसियम, और इसके साइड में जो ये लगे होते हैं इन्हें एंड्रोसियम या पुमंग या नर जनन अंग, ये वाला भाग। ठीक है, तो इसमें भी तो इसी के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे आपको। ये इसमें ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, इसे इंग्लिश में बोलते स्टिग्मा, ये वर्तिका, और ये वाला भाग अंडाशय भाग होता है। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या जायांग। और ये वाले में, इस भाग में ऊपर का भाग जो होता है ये वाला, ये परागकोश, और इसमें लगी हुई डंडी सी ये पुतंतु, ये पूरा पुंकेसर बोला जाता है। इस तरीके से इंग्लिश में देखो तो इसे स्टिग्मा, स्टाइल, और इसे ओवरी या अंडाशय। ठीक है, और इस भाग को ये दिया गया है। ऊपर वाले भाग को एंथर, ये फिलामेंट, टोटल बोला जाता है स्टेमन यानी कि पुमंग या नर जनन अंग। अब इसमें क्या होता है कि इसका अगर हम इसका कट करके देखें, इसी में क्या भरे होते हैं? ये पराग कण भरे होते हैं। इसमें पॉलिन ग्रैंड जिन्हें बोलते हैं, ये पराग कण कहाँ भरे होते हैं? इसमें भरे होते हैं। तो इनका इस पर आना, उसके बाद यहाँ पे केंद्रक के साथ फ्यूज़न होना, यही पूरी प्रोसेस निषेचन होती है। तो सबसे पहले इसका के साथ कैसे आना होता है वो सारा बताएंगे आपको। ये देखो, परागकोश या नर जनन अंग या पुमंग का अगर हम यहाँ से कट करके देखें तो इस तरीके से ये दिखाई देंगी। 4 पार्ट में डिवाइड, जिनमें पराग कण, छोटे छोटे पराग कण भरे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से ये बीच का भाग जो होता है स्त्री केसर वाला, इसमें अगर हम इसको यहाँ से कट करके देखें तो इसमें इस तरीके से ये भरे होते हैं अंडाशय के अंदर। अनुपस्थ काट करके देखें तो इसमें बीजांड भरे होते हैं। अगर परागकण की संरचना देखें तो इस तरीके से संरचना दिखाई देगी। ये परागकण की नर भाग है वो, उसका अनुपस्थ काट के देखें तो इस तरीके से इनमें ये लघु बीजाणुधानी होती हैं। इन कणों का, इसमें जो परागकण भरे हुए हैं, इन कणों का यहाँ तक पहुँचना परागण क्रिया कहलाती है। ठीक है, पॉलिनेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये कण क्या पता किसी कीट के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। एक जगह बैठे तो वहाँ पे उसके पंखों से चिपक जाए परागकण। और जो ये परागकण कब, जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तब ये थैली फट जाती है, अंथर वाली फट जाती है, तो अपने आप परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से कीट के द्वारा भी होती है, चिड़ियों के द्वारा भी होती है, चिड़ियाँ लेती हैं, वायु के द्वारा भी होती है, जल के द्वारा भी होती है, और एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में भी हो जाती है, और एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर से भी हो जाती है। तो क्योंकि इसका परागकण इसके स्त्री केसर पे भी जा सकता है, तो ये सब क्रिया परागण कहलाती है। तो इसमें भी स्वपरागण जो होती है वो एक ही प्लांट में होती रहे तो, पर परागण होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो जाए तो। ठीक है, तो ये वायु के द्वारा भी कण पहुंच सकते परागकण, और जल के द्वारा भी, कीट द्वारा भी, चिड़ियों द्वारा भी। अब परागण की क्रिया की डेफिनेशन प्रॉपर क्या बनेगी? किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प अथवा कि उसी जाति किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ से ये कणों का यहाँ पे पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण। अब मैं आप लोगों को
जो बीच में ये अंडाशय वाला भाग है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इसमें अगर इसकी संरचना को देखें तो इसमें इस तरीके से बीच का अंडाशय वाला भाग इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, ये बीच में जो भाग होता है ये बोला जाता है भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश होता है ये। भ्रूण कोश में भी केंद्रक का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इसमें कितने केंद्रक होते हैं? टोटल 8 केंद्रक होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में। जो 2 बीच में होते हैं उन्हें ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं या द्वितीय केंद्रक भी बोलते हैं इनको। ये डबल फर्टिलाइजेशन में यूजेबल होते हैं। जब द्वितीयक निषेचन होता है तब तो इससे भ्रूण कोश बनता है। और ये प्रतिमुख कोशिकाएं ये तो नष्ट हो जाती हैं जब निषेचन क्रिया होती है। और ये 3 हैं, इनमें से जो बीच वाली है वो अंड कोशिका बोली जाती है और साइड वाली होती हैं वो सहायक कोशिकाएं बोली जाती हैं। ये वाली ये भी नष्ट हो जाती हैं, यानी टोटल 5 कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती हैं। एक ये अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण यानी कि बीज सीड का निर्माण होता है, और इससे भ्रूण कोश यानी कि इस तरीके से इस पूरे भाग से फल का निर्माण होता है। तब इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ये निषेचन क्रिया वाला कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये देखो बारे में बात करेंगे कि निषेचन क्या है। अब यहाँ पे जब ये कण आ जाती हैं परागकण तो यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है वर्तिकाग्र पे, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये जैसे चने वगैरह रात में फूलने डालो उसके बाद उसमें अंकुरण होता है, उसी की तरीके से इसमें पराग कणों में भी अंकुरण हो जाता है और पराग नलिका बनने लगती हैं। ये फूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है यहीं से, तो ऐसे पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से बढ़ती है, तो जो पहले आ गया तो उसकी जल्दी से पहुँच गई। और पॉलन ट्यूब बढ़ के और इसमें 3 तरीके के केंद्रक भी होते हैं, 2-3 तरीके के। ये 2 नर केंद्रक होते हैं और एक पराग नलिका का केंद्रक होता है। इस तरीके से इसमें केंद्रकों का भी निर्माण होता है। ये देखो आप लोग दिखा दें इस तरीके से, ये जनन छिद्र इस तरीके से ये बनते हैं। बन के ये देखो 2 नर युग्मक बनते हैं और एक नलिका केंद्रक बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, निषेचन क्रिया बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये है निषेचन क्रिया नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन, संलयन मतलब जुड़ना या मिलना या फ्यूज़न निषेचन कहलाता है। यानी कि नर व मादा, नर व मादा में क्या है, जैसे कि परागकण का केंद्रक और इसके अंडाशय का केंद्रक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये पॉलन ट्यूब बढ़ गई, बढ़ के आराम से यहाँ तक आई और इसके बाद ये यहाँ पे इसको छिद्रित कर देती है और ये भ्रूण कोश में एंटर करती है। तो ये इसकी जो दीवार होती है पराग नलिका की ये फट जाती है और ये केंद्रक जो नलिका केंद्रक होता है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो 2 नर केंद्रक होते हैं वो इसके इसी भ्रूण कोश में फ्री हो जाते हैं आके। ठीक है, घूम फ्री हो जाते हैं और फिर क्या होता है, मैंने बताए थे ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये तीनों तो नष्ट हो जाती हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, तीनों नष्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे जो 2 बताई थी मैंने सहायक कोशिकाएं वो भी नष्ट हो जाएंगी। तो एक नर केंद्रक सबसे पहले अंड कोशिका से, अंड समुच्चय बोला जा रहा है, ये इसे अंड कोशिका बोलते हैं, इसी से जुड़ता है आगे
एक नर केंद्रक मिलता है आगे। इस तरीके से ये देखो होता है, वो नर केंद्रक से मिलके भ्रूण का निर्माण करता है। किसका? भ्रूण का। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा केंद्रक मिलके भ्रूण का निर्माण करता है। तो नर केंद्रक किसके साथ? अंड कोशिका के साथ मिलके भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये प्रथम निषेचन बोला जाएगा। यही प्रॉपर निषेचन की क्रिया होती है, इससे ही भ्रूण का विकास होता है। और दूसरा जो नर केंद्रक होता है वो ये द्वितीयक या ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं इसे, इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो ये ऑलरेडी 2 होते हैं केंद्रक और वो वाला भी मिल जाता है आगे, तो ये 3 केंद्रक होते हैं। तो त्रिगुणित बोली जाएगी संरचना। और ये भ्रूण पोष का निर्माण करती है। पोष का मतलब भ्रूण को जो पोषण प्रदान करे, भोजन प्रदान करे, न्यूट्रिशन दे, तो उसका निर्माण होता है। और ये द्वितीयक निषेचन भी बोला जाता है। लेकिन पूरे फल का निर्माण होता है। पूरे फल का निर्माण किससे होता है? भ्रूणकोश या भ्रूणपोष से। लेकिन बीज का निर्माण किससे होता है? सीड का, इससे अंड कोशिका से। अंड कोशिका से नर युग्मक जब मिलता है तो भ्रूण निर्माण होता है, भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। तो यही निषेचन की क्रिया है। निषेचन की क्रिया में क्या आप लिखेंगे? याद रखना, इसमें 2 केंद्रक हैं तो ये डिप्लॉइड संरचना बोली जाएगी या द्विगुणित संरचना। और इसमें 3 केंद्रक हैं तो ये त्रिगुणित संरचना बोली जाती है या त्रिसंलयन बोला जाता है। दी गई हुई है निषेचन क्रिया क्या है, और ये द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। त्रिसंलयन वही है जो इसमें द्वितीय केंद्रक के साथ मिलके निर्माण करता है, भ्रूण का विकास करता है। इस तरीके से ये दिया गया है। जब भ्रूण निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होगा? बादल वगैरह ये फूल जो लगा रहता है पेड़ में वो सारे झड़ जाएंगे जो कलर वगैरह के हैं। फिर क्या रहता है? फिर फल का निर्माण होने लगता है। तो इसमें देखो अंड कोशिका क्या बनाती है? भ्रूण बनाती है। क्वेश्चन बन जाता है। सहायक कोशिका नष्ट हो जाती, प्रतिमुख कोशिका नष्ट हो जाती, द्वितीय केंद्रक भ्रूण पोष बनाता है। यही मैं बार बार आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से अंड कोशिका से संलयित या जुड़कर द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट या भ्रूण का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है? और वही द्विगुणित युग्मनज वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण फिर बीज का निर्माण करता है। और जो त्रिसंलयन होता है या द्विनिषेचन, दूसरा यानी कि द्वितीय केंद्रक के साथ मिलना, जैसे ये दिया गया है इसमें द्वितीय केंद्रक ये। ठीक, तो उसमें क्या होता है? उसमें पुष्पीय पादपों में निषेचन के दौरान परागकण परागनल का बीजाणु में प्रवेश करके 2 नर युग्मक मुक्त करते हैं। एक नर युग्मक मैंने बता ही दिया अंड कोशिका से युग्मनज का निर्माण करता है जिससे भ्रूण का विकास होता है, साथ ही निषेचन भी कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक ये दिया गया है, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक बनाता है जो त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है। त्रिगुणित का मतलब 3 केंद्रक वाला है, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, इसे द्विनिषेचन भी कहते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, इसमें क्लियर दिख रही है। ये प्रतिमुख कोशिकाएं किसी किसी क्षेत्र में प्रतिमुख कोशिकाएं नीचे की तरफ भी दिखा देते हैं, ये वाली कोशिकाएं ऊपर दिखा देते हैं, क्योंकि वो फ्लावर की संरचना पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और ये देखो इसमें ये दी गई हैं, ये सहायक कोशिकाएं हैं 2, ये अंड कोशिका है ये वाली, ये द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका बोली जाती है। इसमें द्वितीय निषेचन होता है, ये पहला निषेचन में से भ्रूण का निर्माण होता है। अंड कोशिका से ही भ्रूण का निर्माण होता है और ये सभी निषेचन के टाइम पे नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं सभी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है।